हिमाचल में बढ़ेगी मुलाजिमों की तनख्वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पे कमीशन का भुगतान बेशक अभी लटके मसलों में शामिल हो, लेकिन हिमाचल के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने के आसार फिर बन गए हैं। ये उम्मीद जगी है केंद्र सरकार के उस निर्णय के बाद जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 34% किया जा रहा है। आसार है कि हिमाचल के मुलाजिमों को भी ये तोहफा जल्द मिल सकता है। हालांकि कर्मचारियों के बाकी मुद्दों को हल करने का फैसला हुकूमत कब लेती है, सबसे बड़ा ये सवाल अभी भी कायम है। कर्मचारियों का डीए बढ़ा, राजेश क्या इनपुट क्या है, पहले तो आप जरा बताइए हमारे दर्शकों, फिर शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का आज ऐलान कर दिया है और कैबिनेट की मीटिंग थी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी जिसमें 3% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब पहले जो केंद्र को मिलता था, केंद्रीय कर्मचारियों को जो डीए मिलता था 31% मिलता था, वो अब 34% हो गया है और इससे 50 लाख से ज्यादा जो सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलने जा रहा है और 65 लाख से ज्यादा जो पेंशनर हैं उनको सीधे तौर पे लाभ मिलने जा रहा है। तो बहुत बड़ी सौगात केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने आज दी है और इसके साथ ही पेंशनर भी शामिल है। और राजेश, जो आंकड़ा सामने आया है वो है 9,544 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस चीज पे केंद्र सरकार के, मतलब इनका खर्चा इतना बढ़ गया है। जी राजेश, पीछे अगर हम देखें तो पीछे पीछे हिमाचल भी चलता है केंद्र के जो डीए होता है। पहले देखिए, हम याद करें वो दौर जब 31 और 28% की बात हो रही थी, फिर हिमाचल में बड़ा हुआ, उसके बाद अधिकारियों का डीए 31 कर दिया गया, फिर कर्मचारियों का भी 31 हो गया और शायद अभी मिल भी रहा है, ऐसा इनपुट है हमारे पास शायद, है ना जी। अच्छा राजेश, क्या लगता है ये जो अब 34 हो गया ना जी, 34% डीए जो हो गया हिमाचल के कर्मचारियों को कब मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों के लिए घोषणा करेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, अब चर्चा हिमाचल के कर्मचारियों में सीधे तौर पे यही है। 28% और 31% के बीच का जो गैप था उसको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को यानी कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सोलन के ठोडो मैदान से घोषणा करके एक तरह से पूरा कर दिया था। अब क्योंकि हिमाचल दिवस आ रहा है, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है, तो कर्मचारियों को एक तो आस ये जग गई है कि 31 से 34 जब केंद्र ने कर दिया है तो हो सकता है जो 3% का जो गैप अब आ गया है उसको हिमाचल प्रदेश सरकार सीधे तौर पे उसका ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अप्रैल को कर दें। तो इस तरह की चर्चाएं अब चल पड़ी हैं। थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि अग्निहोत्री जी की कर्मचारी अभी पीछे एक माहौल एक खड़ा हो गया थी। कर्मचारियों कोरोना के काल के दौरान का डीए जो कर्मचारियों की किस्तें जो थी उसका भुगतान सरकार ने नहीं किया है, तो वहां से भी थोड़ी सी परिस्थितियां ये कि कर्मचारी अब कह रहे हैं कि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन सामान्य होती जा रही है। कोरोना का खौफ निकल गया है। सरकार जिस तरह के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी करते हैं कि हमें फायदा हो रहा है, तो वहां से अब कर्मचारियों को बहुत बड़ी एक उम्मीद है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस 3% डीए की घोषणा कर सकते हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इलेक्शन ईयर है, कर्मचारियों की बहुत सी मांगे चली, ये लगता है कि आसानी से हो जाएगी। अगर हम देखें तो ये डीए दिया जा रहा है 1 जनवरी से, जो सेंट्रल एम्प्लॉइज को मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को जो मिलेगा अब, है ना, उसमें कुछ एरियर जुड़ेगा और एरियर की बात आती है तो जख्म हरे हो जाते हैं पे कमीशन के एरियर को लेकर। राइडर का मसला अभी नहीं सुलझा है और साथ ही साथ एरियर भी जुड़ा हुआ मसला है, वो भी नहीं सुलझ पाया अभी। क्या अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बड़ा क्लियर है कि जब तक राइडर का मसला हल नहीं होगा तब तक एरियर की कैलकुलेशन होने वाली नहीं है। और राइडर की फाइल क्योंकि अभी जस की तस है, उस पर मूवमेंट एक तरह से नहीं हुई है, लेकिन इसमें राहत की बात है कि यह नजर आ रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जो कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अध्यक्षता करेंगे उसकी, उस मीटिंग में सीधे तौर पे कर्मचारियों के बहुत सारे इशू उस मीटिंग में डिस्कस होने जा रहे हैं। अभी तक अगर मानते हैं, थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि अभी ये देखिए कि पे कमीशन की ऑप्शन देने के लिए जो कर्मचारियों के पास वक्त है वो सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा है। 31 मार्च कल तक का डेडलाइन सरकार ने निर्धारित कर रखी है। अब वो उस पे फैसला, क्योंकि सरकार को कल उस पे फैसला लेना है कि क्या वो अवधि उसको बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, इस पे भी एक फैसला होने जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं तो 30% से ज्यादा कर्मचारी
कर्मचारी, चाहे वो राइडर फेयर के उसमें फंसे हो, चाहे उनका इनिशियल स्टार्ट का मसला चला हो, या चाहे एरियर की कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसे मसले वो फंसे हुए हैं। 30% की कर्मचारियों की संख्या वहां इस तरह से बन रही है। अब क्योंकि जब तक वो हल नहीं होगा, ऑप्शन कर्मचारियों ने दी नहीं है, तो ये कैबिनेट की मीटिंग जो आ रही है महत्वपूर्ण है। अभी राइडर इस पे जो ऑप्शन की डेट है, इस पे फैसला कल होने जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान मुझे लग रहा है कैबिनेट की मीटिंग से निकलने वाला है। जी राजेश, ये अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। आपने कहा कि कल लास्ट डेट है ऑप्शन के लिए। बिल्कुल। एक मजाक चलता है कि सरकारी सिस्टम में जब राहत मिलती है तो 11th आवर पे मिलती है। बिल्कुल। तो 11th आवर का मतलब है कल दोपहर बाद ही शायद इस पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ होने की उम्मीद है। आज हो जाए तो पता नहीं, या कल सुबह हो जाए तो भी चमत्कार ही मानेंगे कर्मचारी इसे, जो सिस्टम की को बीच में से जानते हैं और जो मजाक कर रहे हैं इसे लेकर। हालांकि खैर काम तो काम है। अच्छा राजेश, जैसे आपने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक, देखिए 2 बड़े मौके आ रहे हैं अगले महीने, बिल्कुल, जिनमें कर्मचारियों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो थोड़ी एड्रेस हो सकती हैं। सही है। एक मौका है 3 अप्रैल को, जब मुख्यमंत्री को सम्मानित करने जा रहे हैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पीटरहॉफ के मैदान में, ये प्लान है, तो वहां पे शायद मुख्यमंत्री को घोषणा करें। और उसके बाद दूसरा मौका रहने वाला है हिमाचल दिवस पे 15 अप्रैल को। तो आगे थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो दिख रही है। अच्छा राजेश, ये बात तो हमने राइडर की कर ली, इसमें ऑप्शन की बात कर ली, हमने एरियर की कर ली। एक बड़ा मसला और है, ओपीएस तो चलिए है ही है, लेकिन नंबर 2 जिसे सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता है वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको जो लाभ मिलने हैं कर्मचारियों को, जिन्होंने लंबे चौड़े आप ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भुगते हुए, उसके बाद राइडर झेले 8 साल। हाँ, तो उन पे हालांकि हमें पता है कि इम्प्लीकेशंस हैं, उस पे थोड़ी फाइनेंशियल्स भी इम्प्लीकेशंस हैं, थोड़ी आप ये कहिए कि थोड़े कानूनी पचड़े भी उसमें दिख सकते हैं, तो उसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो अनएड्रेस्ड छोड़ दिए जाएं। बिल्कुल। क्या लगता है राजेश, इसमें क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ओपीएस और सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2 ऐसे मसले हैं जहां सरकार ने सीधे तौर पे विधानसभा के अंदर भी सदन में जवाब इसका दिया है। और अगर ओपीएस को देख लेते हैं तो सरकार ने एक तरह से, आप ये देखिए इतने बड़े जब प्रदर्शन हुए, पद यात्राएं हुई, जिलों के छोड़ के अगर हम राज्य स्तर की बात कर लेते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ। उसके बाद से जो स्थितियां सरकारी स्तर पे हैं वो जस की तस हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए थे तो केंद्र सरकार से उन्होंने बातचीत की है कि जवाब इस तरह का कर्मचारियों का बहुत ज्यादा है, लेकिन ओपीएस पे अभी सरकार के स्तर पे देखें तो कोई एक्टिविटी है नहीं। अनुबंध से जो नियमित कर्मचारी हुए हैं अग्निहोत्री, जो 72,000 कर्मचारी हिमाचल के हैं, और आने वाले दौर में क्योंकि संख्या लगातार अब कर्मचारियों की बढ़ती जाएगी, क्योंकि 1 लाख के करीब अभी होने जा रहे हैं। 31 मार्च जैसे ही बीतेगा तो बहुत सारे कर्मचारी रेगुलर हो जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि अगर हम सरकार का देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कर्मचारियों ने, वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद डबल कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वक्त में कॉन्ट्रैक्ट या तो 8 साल का था या 6 साल का था, या बहुत सारे हैं जो 5 साल के फेर में भी फंसे हुए हैं। 5 साल और 6 साल वाले दूसरे फेर में फंस गए, राइडर या प्रोबेशन पीरियड वाले में, तो लाभ उनको फुल स्केल का वहां मिला नहीं। अब हुआ ये कि रिटायरमेंट एज जब कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये कर्मचारी सीनियर क्यों मांग रहे हैं, रिटायरमेंट एज जब कैलकुलेट होगी, उसमें जब ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी तो उस रेगुलर सर्विस उसमें, क्योंकि रेगुलर सर्विस जब गिनी जाएगी तो इन कर्मचारियों को, जो 72,000 के करीब कर्मचारी हैं, वहां नुकसान सीधे तौर पे हो रहा है। इसीलिए ये वर्ग ये चाहता है कि सरकार इस मसले को गंभीरता पूर्वक देखे। और कर्मचारियों ने, पिछले दिनों ये चल पड़ा था तो कर्मचारियों ने एक तरह से सरकार को एक ऑफर भी कर दिया था कि हमें आप पिछला एरियर या पिछला भुगतान मत करिए, लेकिन सीधे तौर पे हमें इसका लाभ दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए जीने और मरने का एक प्रश्न एक तरह से पैदा हो गया है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उसी समय देखिए ये शायद सरकार पे बढ़ भी जाती। देखिए एक ऐसा मसला है जिसपे सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे, कमेटी तक नहीं बनाई, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के मसले में बहुत सी कमेटीज बना रखी है, बाकी मसलों में, इस मसले पे कमेटी तक नहीं बनी है। राजेश, आपने कहा कि कर्मचारियों का ऐसा कहना है कि देखिए हमें आप फाइनेंशियल बेनिफिट मत दीजिए, लेकिन आप वैसे तो हमें दे दीजिए, जो सर्विस में हमारी कंटिन्यूटी है वो बन जाए। और आपने जैसे कहा, लेकिन राजेश इसमें उसी समय आवाजें उठने लग पड़ी थी, जो लोग इसमें से रिटायर हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि इसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। जी देखिए, तो हम तो चाहेंगे फाइनेंशियल, बस यही सरकार थोड़ी सी एक तरह से हिचकिचा रही है यहाँ पे। अब अगर ये मसला एकदम से किसी तरह से कहीं टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया जाए राजेश, तो सबका फायदा हो जाएगा। अच्छा राजेश, एक चीज तो हो गई नौकरियों की,
ये जो कर्मचारियों की, सॉरी। अब सरकारी नौकरियों पे भी एक बात कर लेते हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी देने पे भी कुछ फैसला हो नहीं पाया है। बिल्कुल। देखिए इतनी मंत्रिमंडल की बैठक, इतना जोर लगाने के बाद 14 लाख जो बताते हैं कि जो आंकड़ा है बेरोजगारों का। राजेश, ऐसे कौन से विभाग हैं, जल्दी से आप अगर बता पाए, जहां पे सरकारी नौकरियों की गुंजाइश है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वहां नौकरियां निकलेंगी अगले आने वाले महीनों में, जैसे सरकार की इंटेंशन है कि हम युवाओं को थोक में नौकरी देंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर नौकरियों के लिहाज से देखें तो सरकार के स्तर पे थोड़ा सा मंदी की आहट नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो नौकरियां उस तरह से निकल नहीं रही है। आम आदमी को महंगाई मार रही है, सरकार की नौकरियों पे एक तरह से मंदी की मार पड़ रही है। अभी तक देखें तो मल्टीटास्क जो वर्कर की भर्ती होनी है उसकी प्रक्रिया चलने की बात कही जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अलावा छोड़ दें तो कहीं और भर्तियां नजर नहीं आ रही है। पिछले 3 दिन पहले 7,000 से ज्यादा पद भरने की बात हुई है। किस विभाग में कितने पद होंगे, या सरकार ने 30,000 जो पद भरने की बात बजट सत्र के दौरान कही थी, या बजट जब घोषित हुआ उस दिन कही थी, लेकिन उसका वर्गीकरण नहीं हुआ कि कौन से विभागों में कितने पद आ रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करते तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 2 ऐसे बड़े विभाग हैं जहां पे बहुत सारे पद अभी भरे जाने हैं, बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और भरे जा सकते हैं। बिल्कुल। जेबीटी, टीजीटी, सीएंडवी, लेक्चरर, ये तो सीधे तौर पर लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट और एनटीटी, ये ऐसे पद हैं शिक्षा विभाग में जहां बड़े स्तर पे पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और जल शक्ति या आप बिजली बोर्ड की बात कर लीजिए। इसमें देखिए जो जेई सिविल भी और जेई मैकेनिकल भी, दोनों तरह के पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार आउटसोर्स के कर्मचारियों से काम करके अपना काम चला रही है। जी, काम तो चला रही है, लेकिन फिर अब उसकी क्वालिटी देख लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उठा रहे हैं। खनन विभाग है, आबकारी कराधान विभाग है, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य विभाग है, जिसको एनएचएम के कर्मचारियों की सपोर्ट है। अगर एनएचएम के कर्मचारी ना होते तो आप ये देखिए कि जब वो स्ट्राइक पे थे तो कोरोना तक की रिपोर्ट आई नहीं थी हमारे पास। बिल्कुल सही है। एक तरह से व्यवस्था ठप हो गई थी। तो एनएचएम के बिल्कुल 1,600 कर्मचारियों को अगर आप एक तरफ रख लीजिए तो स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अलावा आउटसोर्स के कर्मचारियों की भूमिका बहुत अहम है। चाहे कोरोना काल की बात कर लीजिए, मतलब ऐसा है कि सरकारी स्तर की बात करें तो पद स्वास्थ्य विभाग में सरकार, हिमाचल सरकार के अपने बहुत कम है। आउटसोर्स और एनएचएम कर्मियों के भरोसे ये पूरी व्यवस्था वहां चली हुई है। तो ये विभाग है बिल्कुल जहां ये चीजें चल पड़ी हैं। और पिछले दिनों का एक आंकड़ा देंगे तो 42,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में पद खाली इस वक्त चल रहे हैं। जी, पद खाली चल रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि काम चलाया जा रहा है। जैसे राजेश आपने भी कहा, सरकार की वही प्रतिक्रिया कि काम तो चल रहा है, लेकिन देखिए कहने को चल रहा होगा वो बिल्कुल, काम, लेकिन भुगतना तो आम आदमी को पड़ रहा है। 5 बजे के बाद आपकी अगर लाइट चली जाएगी तो फिर वो अगले दिन सुबह ही वो फ्यूज ही उड़ा हो जाए, तो एक्सपर्ट विभाग का ही को कर्मचारी लगाएगा ना उसको। बिल्कुल सही है। तो फिर आप अंधेरे में रहिए, बच्चों के पेपर हैं, कोई बात नहीं, गर्मी है, कोई चक्कर नहीं है, अब आप भुगतिए, क्योंकि काम एम्प्लॉय कम है, रखेगा कौन? सरकार। बिजली का बिल आता है, बिल तो दिया जाता है ना राजेश, उसमें थोड़ी होता है कि नहीं जी आपने उस दिन बिजली कट लगा था, थोड़ा कम कर लीजिए। वैसे बाकी विभाग, पीडब्ल्यूडी की सड़क में गड्ढे, आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती है, उसका कौन जिम्मेदार? नुकसान आपका, उसका जिम्मेदार कौन है? वो आपका है नुकसान। पर क्योंकि काम चला हुआ है तो काम चलेगा, ऐसा चलते हुए काम का खामियाजा हमेशा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ये याद रखने वाली बात है राजेश, दोनों तरफ से, दो तरफा, एक तो नुकसान होता है, दूसरा आपके युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। राजेश, मल्टीटास्क वर्कर की बात की थी आपने, सारा ध्यान मल्टीटास्क वर्कर को ही लेके, कभी पीडब्ल्यूडी में, कभी आप कहेंगे शिक्षा विभाग में, कभी बोलते हैं 6,500 पद है, कभी 5,000, कभी 7,500। बिल्कुल, वो क्या रहा है राजेश? बिल्कुल सही है। युवाओं का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए युवाओं को सीधे तौर पे अगर हम कहें तो ये झटके वाली स्थितियां यहाँ पैदा हो गई हैं। 14 लाख प्रदेश में बेरोजगार है, 8,72,000 का आंकड़ा विधानसभा के पटल पे रखा गया, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार उसमें शामिल हैं। सरकार का अभी तक ध्यान या पूरा फोकस हम करें देखो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की तरफ है। शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में दलील ये दी जा रही है कि एसडीएम की वाली कमेटी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी पद एडवर्टाइज हुए नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के 5,000 जो पद भरे जाने हैं उन पदों का भी अता पता कोई नहीं है। यानी कि हम ये मान लें कि आने वाला जो दौर होगा, अभी इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात कर लें तो अक्टूबर से पहले तक जो व्यवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी, उसके बाद तो सिर्फ चुनावी मोड होगा, चुनावी माहौल एक तरह से होगा। तो बेरोजगारों को लहजे से देखिए, अगर अभी तक हम देखते हैं तो हाथ खाली के खाली हैं। अभी सिर्फ मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती अभी होनी है, हुई नहीं है। जी राजेश, बिल्कुल। और आपने अक्टूबर कहा, लोग तो मान रहे हैं कि सितंबर तक ही शायद टाइम होगा, और बीच में 2 महीने बरसात के देख लीजिए आप राजेश, वहां पे तो कई तरह के आप टेस्ट भी नहीं करवाए जाते, कभी सड़क बंद है, कभी बारिश पानी
बरस रहा है, कभी ग्राउंड, अगर ग्राउंड के किसी का फिजिकल टेस्ट होने हैं तो ग्राउंड में पानी भरा होगा, तो समय ज्यादा है नहीं। तो अब देखते हैं ये किस तरह से इस तरफ सरकार सोचती है। क्या राजेश, जल्दी से कुछ और भी कर्मचारी हैं जी हिमाचल सरकार के या सरकार से जुड़े हुए किसी नीति के आधार पर भर्ती हुए जिनको थोड़ी सी राहत की इंतजार है, हमारे पास के लिखते भी रहते हैं, बिल्कुल है ना जी, कि हमारा बात भी कीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि होमगार्ड की बात जरूर कर दीजिए। कल हमारे एक दर्शक थे, वो बड़े गुस्से में थे वो, शायद, चलिए हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा, ठीक है, आपकी भी हम बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए होमगार्ड के कर्मचारियों के लिए तो सरकार ने अपने बजट में मानदेय में कुछ इजाफा किया है, लेकिन जहां तक ये पॉलिसी मांग रहे हैं, जहां तक ये कह रहे हैं कि हमें सीधे विभाग में आप मर्ज करने के लिए एक पॉलिसी बनाइए और हमें रेगुलर करिए, वो केंद्र स्तर के सरकार के स्तर पे होगा। केंद्र जब तक उसमें संशोधन नहीं करेगा तब तक वो पॉलिसी एक तरह से होमगार्ड के लिए आएगी नहीं। अभी तक हिमाचल की जहां तक बात है तो सरकार ने अपने स्तर पे इनके बजट में कुछ किया है, मानदेय में बढ़ोतरी की है, और जब ये बाहर जाएंगे सर ड्यूटी देने तब भी शायद इनको मिलेगा। तो वो 1 अप्रैल से, क्योंकि बजट हमारा लागू हो जाएगा, तो वो बढ़ी हुई सैलरी इनको मई महीने में मिल जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज होमगार्ड के लिए ये है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया 2016 के बाद प्रदेश भर में हुई नहीं थी, उस भर्ती प्रक्रिया को सरकार गति देने जा रही है। अभी पुलिस की भर्ती की हम बात करें तो 1332 पदों पे भर्ती पुलिस की अभी रिटन एग्जाम हो गया है। अब 1332 कांस्टेबल सीधे तौर पे पुलिस को मिलने जा रहे हैं। उसी तर्ज पे अब 500 के करीब सरकार जो होमगार्ड जवानों की भर्ती भी आने वाले दौर में करने जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए होमगार्ड के साथ दिक्कत कुछ और भी है जो हमारे ध्यान में, पीछे भी हमने जब इस पे रिसर्च की थी मसले पे, इसमें यह कहा गया था कि देखिए होमगार्ड्स का कहना था कि 5 या 5,500 जितने भी उनमें से 1,000 तो पहले उनको काम नहीं होता है। बिल्कुल। तो उनकी तो ये कंसर्न था कि आप और लोगों को भर्ती कर लेंगे तो बाकी लोग भी घर बैठ जाएंगे। तो होमगार्ड की तरफ से ये भी कहा जाता है कि प्लीज आप भर्ती मत करिए। और इसीलिए ये जवान जो होमगार्ड के हैं, बात इनकी जेन्युइन है क्योंकि वर्ग भी बड़ा है, और ये कह रहे हैं कि आप एक पॉलिसी तो बनाइए। उस पॉलिसी में पहली चीज तो आप 100% या 1 साल के भीतर 1 साल में ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हर जवान को साल भर रोजगार हो जाए, कुछ मिलता रहे, रोजगार मिलता रहे। इस तरह की पॉलिसी की मांग ये कर रहे हैं, लेकिन होगा पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी केंद्र सरकार के स्तर पे आएगी और जब तक केंद्र नहीं करेगा तब तक स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट सिर्फ अपना हिस्सेदारी सैलरी में आपकी बढ़ाएगा या मानदेय में बढ़ाएगा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ा दी है। जी राजेश, और होमगार्ड्स का ये भी कहना होता है कि देखिए फायर ब्रिगेड बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, उसमें इन्हें एडजस्ट कर दिया जा सकता है। चलिए हमने आपकी बात रखी है, सरकार अगर इसमें कुछ ना कुछ तो सोचेगी जरूर, हमें ऐसा लगता है आपके माध्यम से। राजेश, आज हम कर्मचारियों पे इतना ही